एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इसके पहले मैंने आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताया था, किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है राज्यसभा के इलेक्शन, क्योंकि रिसेंटली कई सारे स्टेट्स में, चाहे वो आपका कर्नाटका हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, काफी सारे स्टेट में है जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, कितने प्रपोजल की जरूरत होती है, कौन व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, और सारी बातें आज के सेशन में आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि पार्लियामेंट या सदन क्या हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें बार बार इलेक्शन कराने पड़े? तो आंसर है यस। आप देखिएगा, कोई भी कानून बनाना है, किसी कानून में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, बजट को पेश करना है, मनी बिल को लाना है, या जो भी हमारे भारत के अंदर कार्यपालिक शक्तियां होती हैं वो हमारी संसद के पास ही तो होती है। तो बिल्कुल हमारी संसद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो यहाँ पर हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे जो संसदीय सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, या फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक को हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और एक को हम हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस मतलब उच्च सदन और निम्न सदन मतलब लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा मॉडल है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, जिसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो होती है वो हमारी अपर हाउस मतलब उच्च सदन कहलाता है। अब इसको अपर हाउस क्यों कहा गया? क्या इसके पास ज्यादा पावर होती है? तो आंसर है नो। हमारी लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर होती है, और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जाते हैं। मतलब हम लोग हर 5 साल में मतदान करते हैं, वोटिंग करते हैं, और हमारे द्वारा चुने गए लोग, हमारे द्वारा चुने गए एमपी ही जो होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेरिजन टू राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सीनियर मेंबर्स होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के व्यक्ति जब इलेक्शन में होते हैं, या फिर राज्यसभा के व्यक्तियों के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 30 ईयर्स का होता है, वहीं लोकसभा के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 25 ईयर्स का होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल का है, भारत का नागरिक है, तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, और कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और 30 साल की आयु पूरा कर सका है तो वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। यही कारण है कि राज्यसभा को जो है हम अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए कुछ और नई बातों को हम सीखने की तैयारी करते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको परचम की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहां से आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। तो रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि 57 सीट में यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन रिसेंटली कंडक्ट कराए गए हैं। तो आप बोलेंगे, क्या मैडम हमारे पास राज्यसभा में क्या केवल 57 ही सीट हैं जिन पे इलेक्शन हुए? आंसर है नो। हमारी राज्यसभा में जो है वो मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो हमारी राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, और कभी भी पूरी की पूरी राज्यसभा सीट पे इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि जैसे हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा जो है हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है ना। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, और हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा कार्यक्रम नहीं है। राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट हाउस होती है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, और यही रीजन है कि कभी भी पूरे के पूरे राज्यसभा के मेंबर का साथ में इलेक्शन नहीं होता। पहली चीज तो ये सीखी हमने। तो अभी वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अभी हम जानेंगे कि इनका इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन जो 12 व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और बाकी जो हमने सीट्स खाली छोड़ी हैं वो हमने अपने जो पीओके का रीजन है, अक्षय सिंह का रीजन है, उसके लिए फ्यूचर के लिए उन सीट्स को छोड़ के रखा हुआ है। अब किस राज्य में कितनी सीट होंगी राज्यसभा की, ये बात भी तो कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, हमारा जो चौथी अनुसूची है, हमारा जो 4th नंबर का शेड्यूल है, वहां पर मेंशन है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट्स होंगी, और ये डिसाइड किया जाता है वहां की आबादी के हिसाब से। मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस राज्य की आबादी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वहां पे राज्यसभा की सीट कितनी होगी। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, तो राज्यसभा की सीट भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? उत्तर प्रदेश में होगी। वहीं अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में राज्यसभा की सीट आपको एक ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे 4th नंबर के शेड्यूल में बिल्कुल मेंशन है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी होंगी, और हमने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे राज्यसभा की सीट डिसाइड की है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सीट कितनी है? 245 है, जिनमें से 233 इलेक्टेड होती है, और 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है। ये जो नॉमिनेशन होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। मतलब हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं, जो आर्ट से, साइंस, सोशल सर्विसेज या फिर लिटरेचर से एसोसिएट होते हैं।
अब एक बार क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था, जैसे अगर हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, वो भी राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन उनको किस बेसिस पे राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर हो जाता है सोशल सर्विस के हिसाब से, कि उनके जब वो खेलते हैं तो पूरा भारत एक साथ इकट्ठा होता है, तो वो एक तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, इस तरीके से उस एस्पेक्ट को देखा जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी, वो भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल इन 233 इलेक्टेड मेंबर के बारे में। तो अभी राज्यसभा के इलेक्शन है, तो क्या आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे? क्या आप लोगों को वोट देने जाना है? तो आंसर है नो, क्योंकि हम यहाँ पर वोट नहीं करते। मतलब राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मतलब आम जनता खुद जाके राज्यसभा के मेंबर को नहीं चुनती है, जबकि हमारे द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो राज्यसभा की वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राज्यसभा के जो 233 मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं, और इलेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है? इनडायरेक्ट मेथड होती है। इनडायरेक्ट मेथड का ये मतलब हुआ कि हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहां जाके वोट करते हैं। तो हमारे जितने भी राज्य, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, साथ ही साथ हमारी कुछ यूटीज भी है, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू है, वहां पर भी विधानसभाएं हैं, तो वहां के भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो राज्यसभा की वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखिएगा कि विधान परिषद के मेंबर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बात समझा आपने? कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो एमएलए जो हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और सभी राज्यों के जो एमएलएज होते हैं, इनफैक्ट हमारी जो यूटीज जिनमें विधानसभाएं हैं, वहां के मेंबर राज्यसभा में वोटिंग करने का काम, राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको जानकारी दी थी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, वैसे ही राज्यसभा का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। और आपको पता है, आपका अधिकार है वोट करना, तो आप किसी को बताते नहीं हो कि मैं बीजेपी में वोट करके आया हूं, या फिर आम आदमी पार्टी को वोट किया है, या कांग्रेस को किया है। तो ये सब बैलेट पेपर पे होता है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर वोटिंग होती है। मतलब जैसे कि मैं बीजेपी की मेंबर हूं और बीजेपी पार्टी ने कहा है कि आपको इन्हीं व्यक्ति को वोट करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उन्हीं व्यक्ति को वोट करूं जो मेरी पार्टी कह रही है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भी वोट कर सकती हूं, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है राज्यसभा में वो कैसी हो रही है? सिक्योर हो रही है, प्राइवेट वोटिंग हो रही है, प्राइवेसी के साथ हो रही है। किसी को आपको दिखाना नहीं कि मैं इसको वोट कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो आपका दल बदल कानून होता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अच्छा, राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है? तो हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, हमारा जो चुनाव आयुक्त होता है, वो राज्यसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। वन मोर थिंग, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब हमारे जो वेंकैया नायडू जी हैं, वो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है वेंकैया नायडू। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह है, सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल है, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस मुख्तार अब्बास नकवी है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि लोकसभा तो आपका टेम्पररी हाउस होती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है परमानेंट हाउस होती है। इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इलेक्शन कैसे होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हर 6 साल में जो है हर 2 साल में 1/3 जो पर्सन होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति अगर राज्यसभा में चुना जाता है तो उसका टेन्योर कितना होता है? 6 साल का। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब अभी जो इलेक्शन हुए हैं ये 6 साल तक रहेंगे, और इनको भी फिर हर 2 साल में 1/3 व्यक्तियों को रिप्लेस करने का काम चलता रहेगा। मतलब राज्यसभा कभी खाली नहीं होती, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये बात भी समझ में आ गई कि एमएलए जो है वो यहाँ पे वोट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मेंबर 6 ईयर के लिए होते हैं, 1/3 व्यक्ति हर 2 साल के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? चेंज कर दिए जाते हैं, या हर 2 साल बाद एक
तिहाई व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है और नए चुनाव होते हैं। इतनी चीजें हमको क्लियर हो रही हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई राज्यसभा का मेंबर है, मान लेते हैं उसने 3 साल की सेवाएं दी हैं और 3 साल की सेवाएं देने के बाद उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, या उसकी डेथ हो गई है, या फिर उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, या ऐसा कोई काम किया है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध है और उसका रेजिग्नेशन ले लिया गया है। तो ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है कि जब उस व्यक्ति को हटाया जाता है या उसकी सीट खाली होती है, तो उस केस में राज्यसभा के इलेक्शन कराए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति उस सीट पे आएगा वो बचे हुए टेन्योर के लिए आएगा। मतलब 6 साल उस व्यक्ति का टेन्योर था, उसने 3 साल की सेवाएं दी हैं, 3 साल की सेवाएं उसकी बची हुई हैं, तो जो नया व्यक्ति अपॉइंट होगा वो रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए होगा, ना कि कंप्लीट 6 इयर्स के लिए। तो इस बात को भी याद रखना है। तो जब भी कोई वैकेंसी होती है राज्यसभा के लिए और नया व्यक्ति उसके स्थान पर चुना जाता है, तो बचे हुए टेन्योर के लिए ही अपना वो कार्यभार संभालेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। आइए अब हम और बातें कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है 233 सीट्स के बारे में। अब कैसे इलेक्शन होंगे, तो देखिएगा, अब हर राज्य में लोकसभा की सीट अलग होती है, राज्यसभा की सीट अलग होती हैं, और ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। मान लेते हैं एग्जांपल हमने ले लिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीट है, हरियाणा में 5 मिल जाएंगी, राजस्थान में 10 मिल जाएंगी, गोवा में 1 मिल जाएंगी, ये सभी राज्यसभा सीट है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि जो हमारा यूपी है, यूपी में मान लेते हैं कि 31 सीट है राज्यसभा की, लेकिन इलेक्शन जो होने हैं वो मान लिया मैंने कि 5 सीट पे इलेक्शन होने हैं। मैंने क्या ले लिया कि 31 सीट है राज्यसभा की, लेकिन अभी जो 10 जून को इलेक्शन हुए थे, या जो इलेक्शन हुए थे, तो वो कितने हैं, 5 सीटों के लिए होने हैं। ठीक है, अब कौन व्यक्ति वहां पे खड़ा होगा, कैसे वोटिंग होगी, एक बार हम उसको भी एग्जाम्पल के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होता है और 30 साल का होता है, वो राज्यसभा के इलेक्शन में लड़ सकता है। बस कंडीशन ये है कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा मैडम बस मैं 30 साल का हो जाऊं फिर तो मैं राज्यसभा चुनाव लड़ूंगा, पर ऐसा नहीं है। देखिएगा, एक और क्लॉज यहाँ पे जोड़ा गया है जिससे हमारे लोगों का समय वेस्ट ना हो और इतने सारे नॉमिनेशन ना आ जाए कि बस हम इलेक्शन ही करा रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी 50-50 का रेशियो होता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी 20-20 का रेशियो होता है, वैसे ही यहाँ पर जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए, जिन्हें खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार बना के, कैंडिडेट बना के, तो यहाँ पर क्लॉज लिखा है कि वो व्यक्ति उसको 10% अपनी जो लेजिस्लेचर है, अपनी जो विधानसभा है, तो 10% एमएलए का समर्थन मिलना चाहिए, या फिर 10% के अलावा 10, तो जो भी मिनिमम हो, या तो हमारे जितने भी एमएलएज हैं उस राज्यसभा में, उस विधानसभा के जहां से उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जो यूपी विधानसभा का है, यूपी विधानसभा में 403 सीट है, तो 403 का 10% कितना होता है, तो मान लेते हैं बड़े बड़ा 40 होता है, या फिर 40 या फिर मिनिमम 10, तो या तो 10 व्यक्ति या फिर 40 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, जो भी मिनिमम हो। तो 10 मिनिमम है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट से लड़ना चाहता है चुनाव, तो उसको अपने क्षेत्र के 10 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। तो 10% या मिनिमम 10 जो भी यहाँ पे हो, तो समर्थन होगा तभी वो व्यक्ति राज्यसभा के इलेक्शन को लड़ेगा। ये बात हमको क्लियर हो गई। विधानसभा की प्रक्रिया पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो विधानसभा की जो प्रक्रिया होती है, पहले तो इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट के अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है और सिंगल वोट ट्रांसफर होता है। सिंगल वोट ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, मान लेते हैं यूपी में राज्यसभा का इलेक्शन है और 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और 5 ही वैकेंसी थी, तो 5 पे 5 होगा, तो यहाँ पे इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 वैकेंसी है और उम्मीदवार खड़े हुए हैं 10, तो इस केस में आपको इलेक्शन कराने की जरूरत होगी। अब जब आप इलेक्शन कराओगे तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, और इस बैलेट पेपर में जो है वो इन उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे, और आपको प्रेफरेंस के हिसाब से 1 2 3 4 प्रेफरेंस देते हुए अपनी वोटिंग करनी है। आपने वोट किया, मान लेते हैं आपका जो उम्मीदवार है वो पहले राउंड की काउंटिंग में ही बाहर हो गया, तो आपकी जो वोटिंग है, आपका जो वोट है वो सेकंड व्यक्ति को, जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए इसको सिंगल वोट ट्रांसफर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और सिंगल वोट ट्रांसफर यहाँ पर होते हैं। इस तरीके से सेवरल राउंड में काउंटिंग की जाती है। अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये व्यक्ति राज्यसभा का व्यक्ति बन सकता है या नहीं, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। छोटा सा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ राज्यसभा सीट प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो एमएलए हैं यूपी विधानसभा के, तो 403 एमएलए हैं और 5 वैकेंसी थी, तो 5 राज्यसभा की वैकेंसी है प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1। तो ये इतने वोट जब एक व्यक्ति को मिलेंगे तो ही वो व्यक्ति
राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? आइए थोड़ा और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक विधानसभा है जहां पे 140 सीट है, 140 सीट हो गई और 3 वैकेंसी राज्यसभा के लिए खाली है। 3 वैकेंसी राज्यसभा के लिए खाली, तो 3+1 मतलब 4। तो जब उस व्यक्ति को 35 विधायकों का समर्थन या 35 विधायकों की वोट मिलेगी, तभी वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और हर विधायक के पास जो पॉइंट्स होते हैं वो 100 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का किया गया है। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उस राज्य में जितनी भी विधानसभा सीट है अपॉन जितनी भी राज्यसभा की सीट है +1, और जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसमें +1 करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति को मिनिमम इतने वोट तो रिक्वायर्ड है ही राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा किस तरीके से कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन की मेथड्स है वो आपको आर्टिकल 84 में मेंशन मिल जाएगी। और जैसा कि पता है कि राज्यसभा आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 80 में मिलेगा, है ना। आपने हमेशा डिस्कशन किया है सरल। सरल का मतलब होता है यहाँ पे संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो 80 में आपको राज्यसभा देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं। आइए अब हम एक छोटे से क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा शैल नॉट बी डिसॉल्व्ड। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बस हाँ 2 साल में 1/3 व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया जाता है। और हर व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये बात कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 83, 80, 53 या 154। जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड है, बैंक करप्ट है तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कब कब किन किन केस में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, कौन कौन भाग देता है और कितना मिनिमम वोट का रिक्वायरमेंट होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप एक अच्छा आंसर राइटिंग करना चाहते हैं राज्यसभा इलेक्शन के लिए, तो आप उस पर यहाँ पर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा राइटिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारे 1 लाइनर्स को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई थी चीज़ें? तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।